हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम साइंस का जो पीवाईक्यू है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में 2025 में जो पूछे गए हैं उनका हम पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उसको आप देख लोगे, उसके बाद ही इसमें आके देखोगे। आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एएसओ 2025 का। बीपीएससी एएसओ 2025 के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 35 से 36 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से यहाँ शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछला जो वीडियो है उसमें कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल द गैप जंक्शन आर absent। सेल का गैप जंक्शन जो होता है वो किस टाइप के सेल में एब्सेंट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सेल जंक्शन आखिर है क्या। सेल जंक्शन आखिर है क्या। तो इसी सेल जंक्शन को जब डिवाइड करेंगे ना तो गैप जंक्शन आता है। तो सेल जंक्शन कुछ नहीं है, सेल जंक्शन है कि जब भी दो सेल्स हैं, एक सेल मान लो ये है और एक सेल ये है, अब इन दोनों को आपस में हमको कनेक्ट करना है, आपस में हमको जोड़ना है। तो इसको जोड़ोगे कैसे? आपस में हमको इनको कनेक्ट करना है, जोड़ना है। जोड़ना किस लिए है? ताकि यहाँ से जो केमिकल हैं, जो भी अंदर रसायन होते हैं, जो भी अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन करवाता है, कम्युनिकेशन अंदर होता है। नसों से हमारा कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे किसी चीज को टच किया तो तुरंत बोलता है कि हटा दो। तो वो नर्व से हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो वो कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कहने का मतलब कि संरचनात्मक मजबूती आती है। तो इन सब के लिए दो सेलों को आपस में जोड़ा जाता है। उसके साथ ही साथ फंक्शनल कोऑर्डिनेशन भी होता है। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन भी होता है जिससे जो कार्यात्मक समन्वय दोनों जो सेल्स हैं उनके बीच हो सके। तो उसके लिए जब जोड़ा जाता है तो वो जो जब जोड़ते हैं ना तो वो कहलाता है कि हम उनको जंक्शन बना रहे हैं। दो सेलों को आपस में, जैसे आप देखते हो ना कि जंक्शन बन रहा है, तो सेलों को आपस में मिलाते हैं और उनको जोड़ते हैं, तब जाके जंक्शन की जो है वो बनता है। जंक्शन को आप जंक्शनल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, वही प्रोटीन जो मिलकर दो कोशिकाएं हैं उनको जोड़ते हैं, ठीक है, और उनके बीच जो है वो एक एडहेसेंस, एडहेसेंस मतलब एक ग्लू का काम करते हैं, ठीक है। एक ग्लू टाइप सा काम करते हैं। तो जो सेल जंक्शन आप जानते हो, वो सेल जंक्शन ऑलमोस्ट जो है वो तीन टाइप से इनको बांटा जाता है। तीन टाइप से इनको बांटा जाता है। पहला जो बांटा जाता है वो टाइट जंक्शन बोलते हैं। पहला जो होता है वो टाइट जंक्शन होता है। दूसरा जो होता है वो एंकरिंग जंक्शन होता है, एंकरिंग जंक्शन। उसके बाद जो तीसरा जंक्शन होता है वो होता है गैप जंक्शन, जो आपसे पूछा गया था। अब इन सब का अलग अलग काम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइट जंक्शन का क्या काम है। तो जो टाइट जंक्शन होता है इसका सीधा सा काम है कि ये जो है वो प्रिवेंट करता है लीकेज को। जो भी आपके जो सेल हैं उन सेल में से लीकेज ना हो, रिसाव ना हो। तो ये प्रिवेंट करता है लीकेज को। लीकेज नहीं होता है। एपिथेलियल सेल जितने भी होते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उन एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं उन एपिथेलियल सेल्स से जो लीकेज होता है ना उनको ये रोकता है। तो रिसाव को रोकता है। जैसे कि इंटेस्टाइनल लाइनिंग आप देखते हो, फॉर एग्जांपल जो इसका आ जाएगा वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग आ जाएगा। तो ये टाइट सेल का काम हो गया। सीधी सी बात है, इतना ही जानो। ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है, तो कुछ चीजें मैं बता देता हूं। तो जो भी एपिथेलियल सेल होता है, जो उपकला एपिथेलियल को बोला जाता है, तो एपिथेलियम कोशिकाओं जो होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनमें एक दूसरे से ये कस के जोड़ता है ताकि कोशिका के जो भी फ्लूइड्स हो उन सब का लीकेज ना हो, उन सब का रिसाव ना हो। और इनमें दो प्रोटीन मुख्यतः जो है वो काम करते हैं। दो प्रोटीन इनमें काम करते हैं। पहला जो प्रोटीन होता है वो क्लोडीन होता है। पहला जो प्रोटीन है वो क्लोडीन्स कहलाता है, और दूसरा जो प्रोटीन है वो कहलाता है ओक्लूडिन्स। क्लोडिन्स एंड ओक्लोडिन्स, ये दो प्रोटीन होती हैं
जो इनको जो है वो टाइट करके पैक करके रखती है। अब इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं कि कौन कौन सा एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, कहाँ कहाँ टाइट जंक्शन आपको मिलता है। तो टाइट जंक्शन आपको मिलता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इंटेस्टाइनल लाइनिंग, तो हमारी जो आंतें होती हैं, उन आंतों की जो दीवार होती है, वॉल जो होती है, वहां पे जो लाइनिंग होती है, उसमें आप इसको देख सकते हो, प्रेजेंट वहां रहता है। दूसरा आप इसको कहाँ देख सकते हो, तो ये जो आप देखते हो ब्लड ब्रेन बैरियर, रक्त मस्तिष्क जो अवरोध होता है, वहां पे आप इसको देख सकते हो। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर में भी आप इसको देख सकते हो। इसका मेन काम होता है, सीधी सी बात है कि वाटर प्रूफ सील बनाना है आपको। और यह कोशिकाओं के बीच जो भी लिक्विड्स होता है, जो भी आयंस होते हैं, जो भी प्रोटीन होते हैं, उन सबको जो है वो पेरिमेबल होने से, मतलब एक जगह से यहाँ तक जाने से रोकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने से इधर जाने से इनको रोकता है ये। ठीक है, तो ये वाटर प्रूफिंग जैसा काम करता है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो एंकरिंग सेल है। दूसरा जो है वो एंकरिंग सेल है। तो एंकरिंग सेल का क्या काम है, तो यह जो है इसका सीधी सी काम है कि एंकरिंग सेल क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग केमिकल अटैचमेंट। यह जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आपको सहारा देता है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो यह सेल जो है वह अपने जो नेबर्स कोशिकाएं होती हैं, उनके जो मैट्रिक्स होते हैं, कोशिकाओं में मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स इज नॉट मतलब मैट्रिक्स क्या होता है ना, आप जैम देखे हो, बस जैम जैसा मान लो कि जैम ही है, मैट्रिक्स है, फ्लूइड होता है। उनको आपको वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ताकि जो भी ऊतक है, वो जो भी सेल है, वो स्ट्रेस जब भी आए उन पे, तो वो उनको झेल पाए, उनको वो रोक पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एंकरिंग सेल का क्या काम हो गया, सीधा आप लिख लोगे एक शब्दों में, मैं बोलूं तो मैकेनिकल सपोर्ट देना। क्या देना, तो मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देना, यांत्रिक सहारा देना, ताकि स्ट्रेस को झेल सके। ये जो है वो दो टाइप से शामिल होते हैं। पहला होता है डेस्मोसोम्स और दूसरा होता है हेमीडेस्मोसोम। एक होता है डेस्मोसोम, डेस्मोसोम्स, और दूसरा जो होता है वो होता है हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स आ गया। अब जो डेस्मोसोम का क्या काम है, तो डेस्मोसोम जो है वो सेल को सेल से जोड़ता है। सेल एंड सेल जो है, कोशिका और कोशिका जो है, उनको एक दूसरे से जोड़ता है। और जो हेमीडेस्मोसोम है, वो कोशिका का जो बेसमेंट की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन को जोड़ता है, सेल मेम्ब्रेन को जोड़ता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका की जो झिल्ली होती है, उसको ये जोड़ता है। अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि क्लोडीन प्रोटीन था, और उसके बाद ओ क्लोडीन प्रोटीन था, तो यहाँ पे भी तो कोई प्रोटीन काम करता होगा। बिना प्रोटीन के आखिर क्या जुड़ पाएगा। तो यहाँ की जो मेन प्रोटीन होती है, वो होती है कैडहेरिन्स प्रोटीन, कैडहेरिन, कैडहेरिन्स प्रोटीन। और दूसरा जो इसमें प्रोटीन और इंपॉर्टेंट है, वो होता है इंटेग्रीन्स प्रोटीन। इंटेग्रीन्स प्रोटीन, ये दो प्रोटीन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और इसका यदि हम प्लेस की बात करें कि किस जगह पे ये आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको स्किन सेल में, स्किन सेल में आपको मिल जाएगा। और दूसरा ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तो दूसरा आपको मिल जाएगा जो कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, हृदय की जो मांसपेशियां होती है, वहां पे ये आपको मिल जाएगा। अब तीसरी जो है वो है गैप जंक्शन। यही हमसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है गैप जंक्शन के बारे में। तो गैप जंक्शन जो है वो होता क्या है, तो गैप जंक्शन जो होता है, इसका सेम काम है। ये जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, इनके दो साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाला ये एक नैनो चैनल है।
ये जो है वो सेल का साइटोप्लाज्म हो जो होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है ये मैं नहीं समझाऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। ये कोशिका द्रव्य की बात हो रही है, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। तो दो सेल है, दोनों में अपना अपना, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होगा, फ्लूइड होगा, और इसका यहाँ पे होगा। तो इन दोनों को जो जोड़ा जाता है एक नैनो चैनल से जोड़ा जाता है, उसी नैनो चैनल को हम बोलते हैं गैप जंक्शन। और इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोवाइड करता है केमिकल एंड इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल को देने के लिए, केमिकल को ट्रांसफर करने के लिए। तो मेन इसका काम क्या हो जाएगा, तो ये केमिकल को ट्रांसफर करता है, केमिकल ट्रांसफर। उसके साथ ही साथ ये जो है वो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है वो फैसिलिटेट करता है। तो ये संचार की भी सुविधा देता है, एक दूसरे के साथ जो सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर पाए, वैसा जो है वो ये देता है, एक दूसरे की हेल्प कर पाए, वैसा ये जो है वो प्रोवाइड करता है गैप जंक्शन। ठीक है। तो इस जंक्शन का मेन काम आपको क्या क्या याद रखना है, इस जंक्शन का मेन काम जो होता है एक एक करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला इसका काम है कि सेल के बीच जो भी सेल्स हैं, जो भी कोशिकाएं हैं, उन सबके बीच कम्युनिकेशन कर पाए, कम्युनिकेशन कर पाए, पहला काम। दूसरा काम जो इसका है कि आयंस जो होते हैं, आयंस जो होते हैं उन आयन का ट्रांसफर हो सके, तो आयंस के बीच ट्रांसफर हो। जैसे कि आपका जो हृदय है, जो आपका हार्ट है, उस हार्ट की जो सेल्स होती हैं वहां पे ये जंक्शन जो है वो आयंस को तेजी से ट्रांसफर करता है, बहुत स्पीड में ट्रांसफर करता है, ताकि जो भी वहां के मसल्स है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जो संकुचन है वो करते रहें, कॉन्ट्रैक्ट और संकुच जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट और फिर से बाहर निकलना, कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकलना, धड़कना जिसको बोल रहे हो, वो यही कारण है कि ये हो पाता है। उसके साथ ही साथ तीसरा इसका काम है कि जो भी मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक कोऑपरेशन होता है वो भी ये करता है। तो मेटाबॉलिक कोऑपरेशन भी ये करता है, इसका मतलब हो गया कि मेटाबॉलिक सहयोग करता है। जब भी सिस्टम आपस में कोशिकाओं के बीच जो है वो एनर्जी, न्यूट्रिशन, इन सब को ये बैलेंस करके रखता है। और जब भी कोई जो सेल्स होती हैं उनमें कोई एंजाइम्स है उसकी कमी हो जाती है, तब ये क्या करता है कि यहाँ पे कोई एंजाइम की कमी हो गई तो उन एंजाइम को यहाँ से मांग के और लेके आ जाएगा और आपको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। तो ये इसका जो है वो यूज हो जाता है। उसके साथ ही साथ ये जो है वो और क्या करता है, तो ये जो है वो सेल डेथ सिग्नलिंग करता है। मतलब कभी कभी कोशिकाएं जो है वो कभी कभी ऐसी होती है कि मरती हुई कोशिकाएं जो होती है वो अपने जो बगल वाली कोशिकाएं होती हैं उनको सिग्नल भेजती है। ठीक है। और यही वो करता है जिससे वो भी जो है वो इस प्रक्रिया को शुरू कर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके मेन फंक्शंस होंगे। और इसका स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है वो जैसे कि हर जगह प्रोटीन हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो यहाँ भी तो प्रोटीन ही है क्योंकि ये प्रोटीन से ही जुड़ा हुआ है ना। तो ये कौन सा प्रोटीन है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जामिनेशन में कि किस प्रोटीन से ये जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये कॉनेक्सिन प्रोटीन से जुड़ा होता है। ठीक है। कॉनेक्सिन नाम का प्रोटीन है, इसी प्रोटीन से जुड़ा होता है। इसके 6 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। इसके 6 प्रोटीन्स होते हैं, इन्हीं 6 प्रोटीनों से मिलकर ये बना होता है। अब ये जो कनेक्शन है इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, इतना हार्ड आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा। जैसे CX26, जैसे CX32, मैं बस लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा छप जाए कि हाँ इस टाइप के होते हैं। उसके बाद CX43। तो ये जो है ना, ये कोनेक्सियल जो प्रोटीन होते हैं उनके अलग अलग टाइप होते हैं। अब यही जो गैप जंक्शन होता है ना, इस गैप जंक्शन को और क्या कहा जाता है, इस गैप जंक्शन को कहा जाता है मैकुला कम्युनिकेशन, मैकुला कम्युनिकेस, या फिर नेक्सस भी इसको कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको क्या बोला जाता है, नेक्सस। या तो इसको नेक्सस कह लो, या तो इसको कह लो मैकुला, मैकुला कॉम्युनिकेंस, मैकुला कॉम्युनिकेंस। तो ये भी इसको कहा जाता है। तो एक एक चीजों को आप नोट करिए ताकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं। तो कोनेक्सिन प्रोटीन से ये जुड़ा होता है, ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है। तो मेन सवाल जो हमारा क्या आ रहा है, मेन सवाल आ रहा है हमारा कि क्या अब्सेंट रहता है। अब उसी सवाल पे हम जाते हैं कि कहाँ पे गैप जंक्शन जो है वो अब्सेंट रहता है।
तो ये गैप जंक्शन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? यदि हम गैप जंक्शन के प्लेस की बात करें कि गैप जंक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो गैप जंक्शन आपको कार्डियक मसल में देखने को मिलेगा। कार्डियक मसल में देखने को मिलेगा। गैप जंक्शन आपको कार्डियक मसल के साथ ही साथ जो नर्वस सेल होता है, तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। इनका मेन फंक्शन है कि सेल को सिग्नलिंग देता है। जो नर्वस सिस्टम है, जो मस्कुलर सिस्टम है, उनके बीच जो है वो ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। तो वैसे करके ये एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो इसका मेन यही काम होता है। अब ये कहाँ कहाँ अब्सेंट होता है? तो अब्सेंट कई जगह होता है। एब्सेंट कई जगह ये होता है, जैसे कि सबसे पहला तो ये एब्सेंट होता है स्पर्म सेल में। अब स्पर्म सेल है, वहां पे ये एब्सेंट होता है। अब क्यों एब्सेंट होता है? तो देखो, स्पर्म सेल जो होता है ना, स्पर्म सेल जो होता है उसको क्या जरूरत है? स्पर्म सेल इसी तरह का होता है। तो ये जो स्पर्म सेल है, इसको ये हमेशा अलोन रहता है। ये हमेशा अकेले काम करता है, किसी को जरूरत नहीं होती है, ना तो सपोर्ट की जरूरत है, ना कुछ की जरूरत है। तो इसको जरूरत जब है ही नहीं, तो आखिर गैप जंक्शन यहाँ पे आके क्या करेगा? एक दूसरे से जोड़कर क्या करेगा? इसका तो अपना फ्लैजिला है। ये अपना इसका फ्लैजिला है। अब इसी फ्लैजिला से ये चलता भी है, लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन भी तो ये करता है, तो इसी फ्लैजिला से करता है। तो इसको जरूरत तो पड़ती नहीं है इधर से उधर जा मतलब दूसरे की हेल्प की, कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तुम हेल्प कर दो। तो ऐसा तो जरूरत इसको पड़ता नहीं है। तो जो स्पर्म सेल्स होती है ना, वो एलोन होती है, अकेले रहती है। दैट्स वाई स्पर्म सेल्स जो होती है, वो उसमें गैप जंक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। उसी के साथ साथ आपको आरबीसी है, उसमें भी स्पर्म सेल जो है वो एब्सेंट रहता है। तीसरा जो मैं आपको बताऊं, तो जो स्केलेटन हमारा होता है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, उस स्केलेटन में भी जो गैप जंक्शन है वो एब्सेंट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्केलेटन में भी गैप जंक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। और कहाँ कहाँ होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ठीक है, आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अब यहां से आपको क्या आपका आंसर बनेगा? तो आप जब क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि हमारा क्वेश्चन है कि गैप जंक्शन आर एब्सेंट। तो कहाँ कहाँ? स्पर्म सेल में, आरबीसी में, स्केलेटन में। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से बन गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल में गैप जंक्शन होता है, नहीं होता है, या फिर कैसा होता है। तो रिप्रोडक्टिव जो सेल होता है, वहां पे गैप जंक्शन जो है वो होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल में कई सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज है। तो यहाँ पे जो मैच्योर स्पर्म होता है, उसमें तो गैप जंक्शन नहीं होता। ये जो स्पर्म सेल है ना, ये जब भी मैच्योर हो जाता है, तो इसमें जो है वो जो गैप जंक्शन है वो नहीं होता है। लेकिन जो जब डेवलपिंग होता है जर्म सेल, जिसमें जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया, ओगोनिया, ये जो डेवलपिंग जर्म सेल है, यहाँ पे जो है वो ये होता है, गैप जंक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि स्पर्मेटोगोनिया, उसी के साथ साथ ओगोनिया, ये जब दो चीजें होती हैं, ये मतलब कि डेवलप जब हो रहा है जर्म सेल, डेवलप हो रहा है जर्म सेल, तो उस समय इसमें जो है वो प्रजनन कोशिकाएं जो होती है, वहां पे गैप जंक्शन जो है वो होता है। और जो है वो आपकी जो सरटोल है, पुटिका कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम फोलिक सेल कहते हैं, फोलिकल जो सेल कहा जाता है, जिसको सरटोली भी कहा जाता है। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन के कम्युनिकेशन के लिए, उस न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो गैप जंक्शन जरूरी हो जाता है। गैप जंक्शन जरूरी हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव जो सेल होता है, वहां पे गैप जंक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ब्रेन सेल दिख रहा है, तो ब्रेन सेल में गैप जंक्शन होता है, नहीं होता है? तो गैप जंक्शन जो है वो ब्रेन सेल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जो गियल्स कोशिकाएं होती हैं, ग्लियल ग्लियल जो सेल होता है,
उस ग्लियल सेल के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है। और कई सारे जो नर्वस होते हैं, जैसे कि जिससे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस होता है, यहाँ पे ये सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए, मेटाबॉलिक को क्यूपलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ब्रेन सेल में। तो ब्रेन सेल आपको ध्यान रखना है कि ब्रेन सेल में जो गैप जंक्शन है वो अवेलेबल होता है। ठीक है। मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ग्लियल कोशिकाएं होती हैं, इनमें ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेशन करना है। इनमें जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें होता है गैप जंक्शन, ये याद रखना है। उसके बाद जो कार्डियक सेल आप देख रहे हो, ये कार्डियक सेल में मांसपेशियां जो होती हैं उसमें उन मांसपेशियों के जो सेल्स होते हैं, कोशिकाओं होती हैं, उनके बीच जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। इनमें क्या होती है, तो इनमें जो है वो जब मांसपेशियों की कोशिकाओं में जो गैप जंक्शन होता है, यहाँ पे गैप जंक्शन जो अवेलेबल होता है, इस गैप जंक्शन में बहुत ज्यादा क्या होता है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। और इसी इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर जो है वो ये पाया जाता है, गैप जंक्शन पाया जाता है। और ये क्या करता है कि ये जो है वो हार्ट के जो कम्युनिकेट कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सब के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये और क्या करता है, तो ये और क्या करता है कि हृदय में जो आयंस होते हैं, विद्युत जो प्रभाव होता है, इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक का ट्रांसफर होता है, वो बहुत तेजी से करता है। तो सिंक्रोनाइज करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो और तीन जगह तो होता है, लेकिन शुक्राणु जो सेल्स होते हैं, स्पर्म जो सेल्स होते हैं, उसमें नहीं होता है। और मैंने ऑलरेडी और भी बताया है कि किन किन जो सेलों हैं वहां पे नहीं होता है। तो गैप जंक्शन के बारे में जो भी आपको डिटेल से मुझे बताना था, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आपको कुछ करना है। एक और आप देख लो, जो मैं सेल बता रहा था कि तीन टाइप का होता है, टाइट जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। यहाँ पे एक और जंक्शन आप याद रख लो प्लांट के लिए। पादप कोशिकाओं में जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्सों में भी एक जंक्शन पाया जाता है। उस प्लांट्स में जो जंक्शन पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मो डिस्माटा। प्लाज्मो डिस्माटा, ये जो प्लाज्मो डिस्माटा होता है, ये प्लांट में है। और प्लांट में ये ओनली वन, जैसे ह्यूमंस में तीन टाइप का आ रहा है, प्लांट्स में केवल और केवल प्लाज्मोडिस्माटा ही जंक्शन होता है, एकमात्र प्रकार का जंक्शन होता है। ये क्या करता है कि ये दो पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, दो प्लांट्स हैं, उन दो प्लांट्स का जो सेल है, उनके बीच जो साइटोप्लाज्म है, ये मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। अब इन दोनों के बीच जब आप देखते हो, ये तो मैं एग्जांपल बस बता रहा हूं कि कोई एक प्लांट है, अलग अलग दो प्लांट है, कभी आप देखते हो ना कि एक ही प्लांट में दूसरा प्लांट आ जाता है, तो वैसा होता है। तो इन दोनों के बीच जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म कहने का मतलब कि उसका जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म। अब कोशिका द्रव्य को मैं मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक कि ये जरूरी है। अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इनमें मान लो कि ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है ना, ये लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। ये मान लो कि न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियाई यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुआ है ना। तो ये जो इस कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला यही कहलाता है साइटोप्लाज्म। पूरा जो फ्लूइड है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जब साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, इधर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉट ये प्रोटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जब दोनों को मिला देते हैं ना, तब वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को जब मिला देते हैं, तब वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो यहां से जो दोनों के बीच जो कनेक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, वो कौन सा करता है, तो वो कहता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ही एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ये ब्रिज के रूप में काम करता है, जिससे उसके बीच जो है कम्युनिकेशन हो पाता है, उसके बीच जो है वो न्यूट्रिशन का ट्रांसफर हो पाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जाके मैंने काफी डिटेल से डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरामीन टी जो है वो क्या है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि वो एंटी पायरेटिक है, या फिर एंटीसेप्टिक है,
एनाल्जेसिक है या फिर डिसइंफेक्टेंट है। मतलब रोगाणुनाशक या बोल सकते हो आप इसको, या फिर विसंक्रामक इसको बोल सकते हो। ये सब इसके नाम होते हैं। तो देखो, क्लोरामीन टी जो है ये एक क्लोरीन बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन बेस्ड एक कार्बनिक कंपाउंड है। तो ये क्या है, क्लोरामीन टी एक कार्बनिक कंपाउंड है, और जिसमें क्या है, तो क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन बेस्ड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, जिसका जो यूज है वो दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसका यूज जो है वो दो टाइप से किया जाता है। पहला जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है डिसइंफेक्टेड के रूप में। डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, और उसी के साथ साथ इसका जो यूज है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। एंटी सेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। लेकिन यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि एंटीसेप्टिक के रूप में यदि हम इसके यूज की बोले तो जीरो, मतलब मान लो कि एंटीसेप्टिक के रूप में यदि 5% यूज हो रहा है, तो डिसइंफेक्टेड के रूप में ये 95% यूज होता है। दैट्स वाई आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि इसका यूज जो है वो हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका जो यूज है हम वो कैसा करते हैं, तो हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। यह, चूंकि इसमें क्लोरीन है, चूंकि इसमें क्लोरीन है, दैट्स वाई ये जो है वो एक सॉल्युबल ठोस होता है, जिसका मेन जो यूज है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है। इसका हिंदी या तो आप विसंक्रामक लिख लो या फिर आप लिख लो रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, ये इसका नाम होता है। ना तो आपसे इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो उन केमिकल फॉर्मूला के बारे में आपको याद जो है वो नहीं रखना है। ठीक है, तो ये इसमें सोडियम भी होता है, इसमें जो है वो क्लोरीन भी होता है, ये सब मिलाकर ये क्या करता है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और ये खुद रिड्यूस हो जाता है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। सॉल्युबिलिटी की इसकी बात करें तो पानी में ये काफी घुलनशील है, क्लोरीन जैसा इसमें गंध होता है, और ये जो है वो सफेद पाउडर की तरह जो है वो दिखता है। और इसको क्लोरामीन टी बोलते हैं, या फिर हेलामिड भी कह सकते हो, या फिर थायोक्लोरामिड सोडियम भी कह सकते हो, ये तीनों इसके ही नाम है। तो चूंकि क्लोरामीन टी पूछा गया है तो ये याद रखिएगा। बाकी ये भी प्रीवियस ईयर में कभी देखा गया है, तो हेलामिड भी याद रख सकते हो। बाकी ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी, और वहां पे ये आपको क्लोरामीन टी जो दवा है उसके बारे में मिल जाएगा। केमिस्ट्री का जब आप देखोगे तो हेलामिड मैंने बताया ना, हेलामिड, हेलामिड इसका याद आपको रखना है। तो ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में बेसिकली सबसे ज्यादा काम करता है। क्लोरामीन टी क्या करता है कि इसमें ये जैसे ही जाता है तो ये क्लोरामीन टी जो है ये क्लोरीन को छोड़ देता है, इसके पास जो भी क्लोरीन है उस क्लोरीन को ये फ्री कर देता है। और ये क्लोरीन क्या करता है कि ये प्रोटीन जो है वो सेल के जो भी प्रोटीन्स होते हैं, हमारे जो सेल हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के पास प्रोटीन होता है, इन कोशिकाओं के पास एंजाइम्स होते हैं। तो क्या क्या करता है कि इन जो प्रोटीन्स होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, इन सबको जाकर ये क्या करेगा कि इनको ऑक्सीडाइज करेगा। इनको क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज करेगा। मैंने बताया ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे को ऑक्साइड कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा तो वहां के जो कीटाणु हैं, वहां के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं, इन सबको मार देता है। दैट्स वाई इसका जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब जो है इनको मारने में ये जो है वो यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए याद जो है वो रखना है। तो आपको जो भी यहाँ से डिसइंफेक्टेंट के बारे में समझ में आना चाहिए था वो सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपको ये जानना जरूरी है, आपके दिमाग में ये आना भी चाहिए कि यह जो आखिर डिसइंफेक्टेंट है इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है। तो डिसइंफेक्टेंट का वर्क क्या होता है कि यह जो है वो एक रोगाणु नाशक के रूप में काम करता है।
और जो भी उसके जो प्रोटीन्स होते हैं बैक्टीरिया के, फंगल के, इन सबको ये मारता है। ठीक है, इन सबको ये मारता है। लेकिन याद क्या रखना है कि डिसइंफेक्टेंट हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, उनके जो सतह होते हैं, उनके जो सरफेस होते हैं, उनमें ये यूज किया जाता है। ठीक है, उनमें ये यूज किया जाता है। और ये जो है वो स्टेरलाइजर जो होता है, स्टेरलाइजर से कम प्रभाव देता है। ठीक है, स्टेरलाइजर जो अस्ट्रेलाइजेशन होता है, जिसको अभिसेचन भी कहा जाता है, इससे ये कम प्रभावी होता है, क्योंकि ये ज्यादा मारता है बैक्टीरिया को, लेकिन ये कम मारता है डिसइंफेक्टेंट। ये याद रखना है। और तरीका मैंने बताया है कैसे काम करते हैं। जैसे कई टाइप के डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे ये अल्कोहल बेस्ड हो गया, हाइलोजन बेस्ड हो गया, उसमें जो है वो फिनोलिक बेस्ड हो गया, कई सारा है, उतना हमको जानना नहीं है। ठीक है, तो आप हैंड डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हो, जिसमें अल्कोहल बेस्ड रब्स होते हैं। सरफेस डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। जैसे अब हम ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर जो है वो ऑपरेट कर रहा है किसी व्यक्ति को, और उसमें वो यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, अपने कैंची है जो भी है, इन सबको यूज कर रहा है। अब उसमें भी तो बैक्टीरिया हो सकता है ना, तो अपना जो कैंची है, उसका जो चाकू है, उन सब में उनको क्लीन तो किया जाएगा ना, तो उनको क्लीन करने के लिए ही इस टाइप का जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो यूज किया जाता है। अब सवाल आपके दिमाग में ये होना चाहिए ना कि ये जो डिसइंफेक्टेंट है ना और ये जो एंटीसेप्टिक है ना, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, इन दोनों में अंतर क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। जब भी नॉन लिविंग सरफेस से डिसइंफेक्ट बैक्टीरिया ये सब को हटाना है। और ये जो एंटीसेप्टिक जो यूज किया जाता है वो लिविंग के लिए यूज किया जाता है, लिविंग के लिए यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट जो होता है उसमें जो है वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उसमें फिनॉल का। जैसे फिनॉल का एग्जांपल आप ले लो, तो फिनॉल में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, 1% के आसपास। वहीं एंटीसेप्टिक में हम फिनॉल के कंसंट्रेशन की बात करें तो वो 0.2 के आसपास होता है। तो इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जैसे फ्लोर क्लीन अप करते हो, तो फ्लोर क्लीन में भी मारना है बैक्टीरिया को, तो उसमें डिसइंफेक्टेंट ही आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे बैक्टीरिया को जो भी मारेगा इन डिसइंफेक्टेंट, उनको हम बैक्टीरिया बैक्टीरिया साइडल बोल देंगे। जो वायरस को मारेगा उनको हम वायरुसाइडल बोल देंगे। जो फंगल को मारेगा उसको हम जो है वो फंगीसाइडल बोल देंगे। तो ऐसे करके इनका नाम जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात हम अब चर्चा करते हैं कि क्या है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो है वो क्या है, तो एंटीसेप्टिक जिसको हम प्रतिजीवाणु या फिर रोगाणुरोधी पदार्थ भी कहते हैं, या फिर प्रतिरोधी भी आप कह सकते हो एंटीसेप्टिक को। तो एंटीसेप्टिक क्या है, तो एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग टिश्यूज के लिए यूज किया जाता है। लिविंग टिश्यूज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी लिविंग के में मारना है तो एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे, और नॉन लिविंग में डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। ये याद रखना है। तो ये जो है वो एक वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको नष्ट करता है। तो संक्रमणकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये नष्ट करता है। तो ये क्या करता है, तो ये पैथोजेनिक पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, इन सबको मारने के लिए, लेकिन लिविंग में। ये ब्रैकेट में आपको एकदम हमेशा याद रखना है, केवल और केवल लिविंग में, नॉट फॉर नॉन लिविंग। तो लिविंग में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक जो है वो मानव हो, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, पशु हो, इनके जो इन पर कभी इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए ये यूज किया जाता है। स्किन को डिसइंफेक्टेंट करता है। इसको स्किन डिसइंफेक्टेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन होता है उस पदार्थ का जो मारता है किसी चीज को, उसका कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है, ताकि त्वचा जो आपकी है, आपका जो स्किन है, उसको नुकसान ना पहुंचे। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो एंटीसेप्टिक जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के आधार पर उसमें कौन सा
जो है वो सूक्ष्म जीव को मारेगा वो, तो उसके लिए जो है वो अलग अलग उनका नाम होता है, जैसे प्रोटीन डिमेंसुरेशन। तो इसमें प्रोटीन जो होता है सूक्ष्म जीव के लिए, जो जो प्रोटीन जरूरत होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उनको नष्ट करता है। ठीक है। कुछ ऐसे जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली पर इफेक्ट करता है। ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस पर इफेक्ट करता है। तो कई अलग अलग होता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एंड अवकारक के रूप में भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग के रूप में भी काम करता है। जैसे रासायनिक रूप से जीवों के अंदर जो एंजाइम और डीएनए है उन पर इफेक्ट करता है। ऐसे ही इसका जो नाम है वो अल्कोहल, हाइलोजन बेस्ड, पेरोक्साइड बेस्ड, हर जो है वो अलग अलग इसका होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन आपको यही ध्यान रखना है कि ये लिविंग के लिए होता है और ये नॉन लिविंग के लिए होता है। उदाहरण के रूप में आप क्या देख सकते हो? तो उदाहरण के रूप में आप देख लो, डिटॉल है। डिटॉल है। उसके बाद जो है वो बेटाडीन आप यूज करते हो। एग्जाम्पल्स आप देख लो कि डिटॉल, डिटॉल जो है वो एक क्लोरॉक्सी लेनोल के रूप में काम करता है। बेटाडीन जो है वो एक प्रोवाइडन आयोडीन के रूप में रहता है इसमें, जो इंटीग्रेंट्स होते हैं। उसके बाद सेवलोन आप देख सकते हो। उसके बाद आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन है वो भी देख सकते हो। ये सारा जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में ही काम करता है। तो एंटीसेप्टिक आपको समझ में आ गया। आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के बीच में क्या अंतर है ये समझ में आ गया। एंटीसेप्टिक जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, और जो एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग के लिए, जैसे कि स्किन हो गया, माउथ हो गया, वुंड हो गया, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो निर्जीव सतह जो होता है उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे टेबल में कीड़ा लग गया है, फर्नीचर हो, कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो है वो हटाना है। जैसे आपको ग्राफ्टिंग करनी है पेड़ की, तो उस ग्राफ्टिंग से पहले आपको जो आपका कटर है उसको जो है वो सैनिटाइज करना पड़ेगा, तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान दोनों के बीच रखना पड़ेगा। मैंने जो भी डिटेल था इन दोनों के बारे में बता दिया। उसके बाद एनाल्जेसिक आता है। एनाल्जेसिक है, इसका क्या यूज है? एनाल्जेसिक जो होता है वो, सीधा सी बात आपको याद रखना है, यहाँ दिया हुआ है पीड़ा। पीड़ा मतलब दर्द, पेन। पेन को एनाल्जेसिक हटाता है। एनाल्जेसिक क्या करता है? तो एनाल्जेसिक जो है वो पेन को हटाता है। तो ये पेन रिलीफ है, सीधा सा याद रखिएगा। एनाल्जेसिक जो है वो पेन रिलीव के रूप में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप पेन रिलीव में कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो पहला एग्जाम्पल आप यहां से रख सकते हो, इबोप्रोफेन। इबोप्रोफेन। दूसरा आप रख सकते हो मॉर्फिन। मॉर्फिन। तो इबोप्रोफेन और मॉर्फिन याद रख सकते हो, कभी एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो जो एनाल्जेसिक है वो दर्द को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो शरीर में जब भी दर्द होता है तो उसको कम करना है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक जो है वो यूज किया जाता है। जो एनाल्जेसिक होता है वो नॉन ओपिडॉइड एनाल्जेसिक होता है। जैसे इबोप्रोन जो मैंने बताया, एस्पिरिन भी आप याद रख सकते हो यहाँ पे। एस्पिरिन, एस्पिरिन भी है वो इसी तरह से यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि जो स्वेलिंग हो जाती है ना, उनको ये खत्म करता है। दैट्स वाई हमारा पेन जो है ना वो खत्म होता है। तो ये जो स्वेलिंग आ जाती है मसल्स में, मसल के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे स्वेलिंग आती है ना, तो उनको ये खत्म करता है। तो दैट्स वाई लगता है कि हमको दर्द से राहत मिल गया है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कभी भी आपको सिर में दर्द होता है तो उस समय क्या किया जाता है, ओपियो ओपियोइड जो एनाल्जेसिक होता है वो यूज किया जाता है। जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन को अब जब हमारा जो दिमाग है, शरीर है, शरीर बोल रहा हूँ, मस्तिष्क है, ब्रेन में जब दर्द होता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। इसको ये जो कम कर देता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसके टाइप जो होते हैं वो नॉन ओपियोड्स होते हैं, ओपियोड्स होते हैं, और उसके बाद एडजुवेंट होते हैं। तो ये याद रखना है। जब भी हल्का या फिर स्लाइट आपको बुखार हो, सिर दर्द हो, तो वैसे में आपको नॉन ओपिडाइड यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा हो तो ओपियोड ओपियोइड यूज किया जाता है। और जब लगभग उसी तरह से यूज किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि एनाल्जेसिक जो है वो पेन किलर के रूप में काम करता है। ठीक है। एंटीपायरेटिक आ गया पहला ऑप्शन, तो मिटा देता हूं, उसके बाद हम इससे चर्चा करते हैं। एंटीपायरेटिक। अब एंटीपायरेटिक जो है वो क्या काम करता है? तो एंटीपायरेटिक वैसी दवाएं होती हैं जो शरीर का जो फीवर होता है, टेम्परेचर जो होता है उसको कम करता है।
ठीक है, तो शरीर का फीवर को जो कम करेगा, रिड्यूस फीवर, रिड्यूस फीवर, उसके लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको पैरासीटामोल याद ही होगा, पैरासीटामोल हो गया। दूसरा आपको एस्पिरिन याद ही होगा। अभी ये एस्पिरिन मैंने एनाल्जेसिक में भी बताया था, क्योंकि बुखार में पेन भी तो होता है ना, वहां पे ये जो है वो यूज किया जाता है। तो ये क्या, एंटीपायरेटिक जो दवाएं होती हैं वो शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको कम करता है जब बुखार होता है उस समय। तो ये याद रखना है। तो ये जो है वो हाइपोथैलेमस जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का जो प्रोएस्टेलेगिन जो नामक सब्सटेंस होता है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो है वो तापमान हमारा बॉडी का बढ़ता है। देखो, हमारे माइंड में एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हमारा जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वहां पे एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना हमारे मस्तिष्क का, उसका पार्ट है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हो। अब इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड में क्या होता है कि इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड में एक सब्सटेंस होता है जिसको पीजीई 2 बोला जाता है। पीजीई 2, पीजीई 2 जिसको बोला जाता है, इसको यदि हम एलोबरेट करें तो ये होता है प्रोस्टैग्लैंडिन। प्रोस्टैग्लैंडिन, ये होता है पीजीई 2। ये जो है इसकी मात्रा जब हमारे हाइपोथैलेमस में इंक्रीज हो जाती है, तो दैट्स वाई हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो एंटीपायरेटिक दवाएं जो होती है वो करती क्या है कि यही जो एंटीपायरेटिक जो दवाएं होती हैं, इस एंजाइम को रोकता है और पीजीई 2 के उत्पादन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पीजीई 2 जो है इसका जो है वो उत्पादन है उसको कम करता है। तो ये याद रखना है। तो आपको पैरासीटामोल ये सब जो है वो दवाएं याद रखनी है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने एनाल्जेसिक को देख लिया। एनाल्जेसिक में पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, मोर्फिन, कोडीन, ये सब यूज किया जाता है। एक ही दवाएं कई सारी चीजों में यूज किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान ध्यान रखना है। तो उसके बाद एंटीपायरेटिक जो होती है वो आपको पता है कि बुखार हटाने में यूज किया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल, इबुप्रोफिन, एस्पिरिन। डिसइंफेक्टेंट में मैंने बताया क्लोरीन, फॉर्मेल्डिहाइड, फेनॉल। एंटीसेप्टिक में मैंने बताया पेरोक्साइड, आयोडीन, क्लोरोहेल्डिहाइड, अल्कोहल। ये सब जो है वो यूज किया जाता है। तो कई सारे उदाहरण मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद कुछ अलग से भी यदि हम बता दें तो आपको कौन कौन सा याद रखना है, तो पूछ लिया जाएगा कभी एग्जामिनेशन में, तो याद रखना है। पहला आपको एंटा एसिड याद रखना है। आपको याद रखना है एंटा एसिड, एंटा एसिड। तो एंटा एसिड जो क्या होता है, जब आपकी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तब एंटा एसिड को जो है वो यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। एंटा एसिड में आपका शरीर का जो बॉडी का जो बॉडी बोल रहा हूँ, आपके पेट का जो स्टोमक का पीएच मान है, HCl के ज्यादा निकलने के कारण जो है वो आपका पीएच मान काफी एसिडिक हो जाता है। दैट्स वाई आपको जो है वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एज ए ट्रीटमेंट के रूप में बेस को यूज करना पड़ेगा। और बेस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है, ख्याल रखना है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है वो ये एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप इनो लेते हो, ये सब इसी टाइप से जो है वो काम करता है। तो एंटा एसिड ऐसे यूज होता है। उसके बाद एंटी हिस्टामिन, दूसरा आपको ध्यान रखना है क्या, दूसरा आपको ध्यान रखना है एंटी हिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स जो है वो क्या करता है, तो एंटीहिस्टामिन वे दवाएं होती हैं जो शरीर का जो हिस्टामिन केमिकल होता है उस हिस्टामिन को वो रोकता है। और ये इस हिस्टामिन के कारण जो एलर्जी हमारी होती है और जो हमारा स्वेलिंग होता है, इस स्वेलिंग को ये कम करता है। तो हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन 1, हिस्टामिन 2, ये सब जो है वो होते हैं और इनको रोकना होगा। एंटीहिस्टामिन के कारण क्या होता है, स्वेलिंग होता है।
एंटी हिस्टामिन के क्या कारण होता है? तो स्वेलिंग होता है। एंटी हिस्टामिन के कारण क्या होता है? तो एलर्जी होती है। एलर्जी होती है। तो इन दोनों को क्या करता है? तो वो रोकता है। कैसे रोकता है? तो हिस्टामिन 1, हिस्टामिन 2, इन सब का जो प्रोडक्शन है इनको कम कर देता है। इनके जो भी रिसेप्टर्स होते हैं ना, इन सबको ब्लॉक कर देता है। दैट्स वाई ये जो है वो जैसे ही ब्लॉक होता है तो हिस्टामिन निकलता नहीं है। अब जब हिस्टामिन नहीं निकलेगा तो वहां पे एलर्जी जो है वो होगी नहीं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका उपयोग एलर्जी में भी होता है, अस्थमा जब होता है उसमें यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी दवाओं की मैं यदि बात कर लूं कि कौन कौन सा दवा यहाँ पे यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है सेट्रिजिन। सबसे जो सिंपल सी दवा है वो सेट्रिजिन है। सेट्रिजिन पहला हो गया। दूसरा जो यूज किया जाता है फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन। अब इसका हिंदी ना इंग्लिश कुछ ऐसा ही होता है, जो भी आपको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद रेनिटिडाइन होता है। रेनिटिडाइन ये होता है। ये सारे जो है वो कैसे यूज किया जाता है? तो एंटाहिस्टामिन के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद मैं तीसरा आपको एक और बताता हूँ। तीसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ट्रैंकुलाइजर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपको याद रखना है ट्रैंक्यूलाइजर्स। ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं उसको बोलते हैं शांतिदायक, हिंदी इसका हो जाएगा। तो ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है? तो ट्रैंक्विलाइजर यूज किया जाता है मानसिक तनाव को कम करने के लिए। जब भी मानसिक तनाव होता है, ठीक है, मानसिक तनाव को रिड्यूस करता है। तो मानसिक तनाव को कम करता है। आपकी जो घबराहट होती है, आपका जो स्लीपिंग जो नहीं मिल रहा है प्रॉपर, अनिद्रा होती है, तो स्लीपिंग सिकनेस यदि है तो उसको वो कम करता है। आपके मूड को जो खराब है उसको सही करता है। तो मस्तिष्क में जब भी नर्वस सिग्नल जो है वो बहुत तेज हो जाता है, दैट्स वाई ये ट्रैंकुलाइजर यूज करके उसको स्लो किया जाता है। जैसे आपको तनाव होना है, अनिद्रा हो रहा है, मानसिक रूप से आप बीमार है, तो उस रूप में ये यूज किया जाता है ट्रैंकुलाइजर को। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन कौन से ट्रैंकुलाइजर जो है वो सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन ट्रैंकुलाइजर है ऐसे करके, तो आपको ट्रैंकुलाइजर में क्या क्या याद रखना है? तो ट्रैंकुलाइजर में आपको याद रखना है लोराजेपन। लोराजेपम पहला ट्रैंकुलाइजर लोराजेपम याद रखना। दूसरा ट्रैंकुलाइजर याद रखो डियाजेपम। डियाजेपम। तीसरा ट्रैंकुलाइजर आप याद रखो क्लो क्लोरेंजापम। तो जब भी जपम रहेगा तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप ये ट्रैंकुलाइजर के रूप में काम करता है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल्स कई सारे होते हैं। जैसे एंटी माइक्रोबियल्स जो होते हैं ना, वो एंटी माइक्रोबियल दवाएं में क्या होती है कि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इन सबको मारती है एंटी माइक्रोबैक्टीरियल। तो इन्हीं में कई सारे जो है वो दवाएं आ जाती हैं। जैसे एंटी माइक्रोबियल में कौन सा आ जाएगा? तो एंटीबायोटिक इसी में आएगा, एंटीवायरल इसी में आएगा, एंटी फंगल इसी में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक से मैंने हर चीजें आपको बताई कि एंटा एसिड जो है वो क्या होता है, कैसे यूज होता है, कौन कौन से एंटा एसिड हैं। उसके बाद मैंने एंटी हिस्टामिन को बताया कि एंटी हिस्टामिन क्या होता है, वो कैसे यूज होता है, कौन कौन से एंटी हिस्टामिन जो है वो आपको यूज करने चाहिए। उसके बाद मैंने ट्रैंकुलाइजर के बारे में बताया कि ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, ये कैसे कैसे जो है वो यूज होता है, कौन कौन से बेसिक जो है वो ट्रैंकुलाइजर हैं। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल्स के मैंने बारे में बताया, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटी वायरल हो गया, एंटी फंगल हो गया, सब कुछ मैंने काफी डिटेल से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो वहां से आप इनको पढ़ लोगे ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी गलत ना हो सके। दैट्स वाई मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा भी करके निकल जाऊंगा, मुझे क्या है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको हर चीजें काफी अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि
यहाँ पे कई सारे आपको कार्बनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उन कार्बनिक कंपाउंड में आपसे पूछ रहा है कि किस कार्बनिक कंपाउंड का बाउंड का लेंथ जो है वो मैक्सिमम है। तो देखो बाउंड जो होता है वो तीन टाइप का होता है, सिंगल बाउंड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कार्बन और कार्बन का बंध होता है, कार्बन और कार्बन जो है वो ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो ये जो बॉन्ड इनके बीच आ रहा है ना, ये बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि हमसे बॉन्ड लेंथ पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा जो होगा वो सिंगल बॉन्ड का होगा। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो बॉन्ड लेंथ होगा वो डबल बॉन्ड का होगा, और सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ट्रिपल बॉन्ड का होगा। तो बंधन की जो लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो एक फॉर्मूला के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हो कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर का या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ का। जैसे ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत है, ये जो है वो किसका दिखा रहा है, तो ये बॉन्ड लेंथ को दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको जो है वो बॉन्ड ऑर्डर में दिखाएं या फिर बॉन्ड के स्ट्रेंथ को दिखाएं, मतलब कौन सबसे मजबूत बॉन्ड है, तो मजबूती में सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके बाद जो मजबूती में आएगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, और तब जाके सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये जो है वो स्ट्रेंथ में आ गया, बॉन्ड ऑर्डर में आ गया। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा तो पहला ज्यादा होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला काम आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो होता है, बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां से आप आंसर देखो कि कौन सा बन सकता है, आंसर आपका कौन सा बन सकता है। तो यहां आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है, यहां आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है, यहां आप देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये वाला आप देखो, आप देखो CH3 CH3 ये क्या है, ये एक एल्कलाइन ग्रुप का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम इथेन कहते हैं। इसको हम इथेन कहते हैं। ये एक सैचुरेटेड कार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच जो है वो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जब मैं यदि एक स्ट्रक्चर आपसे बताऊं, ऑलरेडी मैंने काफी बार बताया भी होगा, और नहीं बताया होगा तो आई थिंक कि मैंने अपना जो पेड क्लास होता है वहां पे बताया, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन मैंने ले लिया। अब एक कार्बन जो है वो तीन हाइड्रोजन को साथ में रख रहा है, तो हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। उसी तरह से सेम यहाँ पे आ रहा है, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। तो ये जो स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड आपको दिखा, आपको समझ में आना चाहिए कि इसका बाउंड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगा, इसका बाउंड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगा। अब जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उतने ही उसमें पाई बॉन्ड होते हैं, हाँ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उतने ही उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी सिंगल बॉन्ड आपसे पूछा जाए तो सिंगल बॉन्ड में कौन कौन सा बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड जब भी होगा तो वहां पे देखिए दो टाइप का बॉन्ड आपको मैंने बताया है। पहला बताया है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा मैंने आपको बताया है पाई बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जब रहेगा तो सिंगल बॉन्ड में एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जीरो जो है वो पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड आपका आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो यहाँ पे एक आपका सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा और दो आपका
पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये याद रखना है। अब देखो, सवाल एएसओ में, बीपीएससी का एएसओ था, वहां पे ये भी पूछा गया था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। सिंगल बॉन्ड का आपको फॉर्मेशन करना है, तो सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन में कैसे फॉर्मेशन होता है, तो सिंगल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो वन इंड टू इंड होता है। हेड टू हेड ओवरलैप जब होता है, मैंने स्ट्रक्चर जब बताया था ना, तो आपको काफी डिटेल से पेड क्लास में मैंने इस बारे में बताया है। तो ये सीधा, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो याद रख लो, हेड टू हेड। आप एएसओ का पेपर देखोगे तो वहां पे ये पूछा हुआ है कि कैसे ओवरलैप में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो वन इंड टू इंड ओवरलैप जब होता है, हेड टू हेड ओवरलैप जब होता है, तब जाके सिग्मा बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वन सिग्मा प्लस वन साइड बाई साइड ओवरलैप जब होता है, तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हेड टू हेड ओवरलैप हो गया, उसके बाद साइड बाई साइड, साइड बाय साइड जब ओवरलैप होता है, तब जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और जब भी दो दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहां पे साइड बाय साइड ओवरलैप 2 बार हो रहा है। ठीक है। साइड बाय साइड ओवरलैप जो है वो 2 बार हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ जो होता है वो किसका होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे बता दिया। पहला जो है वो ट्रिपल बॉन्ड का, ये जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का, तब जाके सिंगल बॉन्ड का। बॉन्ड लेंथ मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम वाले का होता है। तो यहां से आपको ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिया हुआ, जैसे ये एसेटिलीन दिया हुआ, तो एसेटिलीन में जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब बहुत ज्यादा इसका लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। उसी तरह से बेंजीन जो है वो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा। ठीक है। जैसे लेंथ जो होता है, जो भी लेंथ होता है, उस लेंथ में आपको एंगस्ट्रम में उसको यूज किया जाता है, लेंथ को हमेशा एंगस्ट्रम में नापा जाता है। तो कभी इस टाइप के तो सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यदि पूछ लिया जाए, चांसेस कम है, लेकिन मैं बता देता हूं। सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड के बीच जो लेंथ होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, यही चीज आपके सवाल में पूछा गया है। लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, और ये कितना एंगस्ट्रम होता है, तो 1.54 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच, उसका जो बीच वाला आता है, इंटरमीडिएट के रूप में रख लो, इसका जो लेंथ है 1.3 एंगस्ट्रम होता है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड जो आता है वो सबसे कम आता है, तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा, शॉर्टेस्ट आ जाएगा, शॉर्टेस्ट आ जाएगा। और इसका लेंथ की बात करें तो 1.20 एंगस्ट्रम के आसपास इसका बाउंड लेंथ होता है। ठीक है। बाउंड लेंथ इनका 1.20 के आसपास होता है। तो ये आपको बाउंड लेंथ के बारे में ध्यान रखना है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। काफी डिटेल से मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वह पॉइंट क्या है, वह बिंदु कौन सा है जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर के बराबर होती है। फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। वह बिंदु जो है वो कौन सा बिंदु कहलाता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। तो सीधी बात मैं बता दे रहा हूं, वो पॉइंट जो है वो होता है कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि वह पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, तो कंपनसेशन पॉइंट वह पॉइंट है। पॉइंट कहने का मतलब कि यहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो भी लाइट आप ले रहे हो, जो भी लाइट आप ले रहे हो श्वसन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, उसकी ये इंटेंसिटी को बता रहा है। तो ये क्या है, लाइट की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी कहने का मतलब कि लाइट की ये तीव्रता है। तो कंपनसेशन पॉइंट जो है वो लाइट की इंटेंसिटी है। अब लाइट की इंटेंसिटी मतलब क्या, लाइट की इंटेंसिटी मतलब कि CO2 का, CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो कितना है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन CO2 को ही तो वातावरण से लेता है ना, CO2 को ही वातावरण से लेता है प्लांट। अब इस CO2 के कंसंट्रेशन की ही यहाँ पे बात हो रही है कि लाइट की इंटेंसिटी मतलब कि कितना ज्यादा वो CO2 को लेगा, कितना ज्यादा वो CO2 को लेगा। तो ये जो कंपनसेशन पॉइंट होता है वो होता है कि जो भी CO2 आपने लिया, उसी
मात्रा में, उसी अमाउंट में CO2 जो है वो आपको यूज कर लिया आपने फोटोसिंथेसिस में। इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि आपने उसी ठीक मात्रा के बराबर यूज कर लिया, तो वह प्रकाश की तीव्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपभोग की गई CO2 की मात्रा के दौरान मुक्त हुई CO2 की मात्रा के ठीक बराबर जब हो जाती है, तो वही जो है वो कंपनसेशन पॉइंट किया जाता है। तो संतुलन पॉइंट वो होता है, कंपनसेशन पॉइंट वह होता है जिस पर वह पौधा जो है, जो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो यूज किया CO2, तो CO2 की मात्रा जो उसने यूज किया वही CO2 की मात्रा, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम हमने जो भी CO2 यूज किया वही CO2 जो है वो रिस्पायरेशन के समय हमने, वही CO2 जो है वो श्वसन के समय हमने छोड़ दिया, उतनी ही मात्रा हमने श्वसन के समय CO2 की छोड़ दी। तो यही जो कहलाता है वो कहलाता है कंपनसेशन पॉइंट। यही जो कहलाता है वो कंपनसेशन पॉइंट। तो इससे होता क्या है? इससे होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहां पे ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेती है और ऑक्सीजन को निकालती है। तो ये जो ऑक्सीजन निकलता है तो O2 की मात्रा जो होती है, O2 की मात्रा जो होती है वो श्वसन में, तो प्रकाश संश्लेषण में जो भी उत्पन्न होती है O2 की मात्रा वही श्वसन में उपभोग की जाने वाली O2 की मात्रा के बराबर होती है। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी O2 निकलता है वही रिस्पायरेशन में O2 के भी बराबर हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी को नेट एक्सचेंज कहा जाता है, नेट एक्सचेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है? इससे होता क्या है? तो देखो, नेट एक्सचेंज होता है कि एट द कंपनसेशन पॉइंट द नेट गैसियस एक्सचेंज होता है CO2 एंड O2 के बीच का। बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरमेंट इज जीरो, देयर इज नो नेट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट एट द पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि जब भी शुद्ध विनिमय होता है, नेट एक्सचेंज होता है, तो पौधे और पर्यावरण के बीच जो है वो शुद्ध गैसीय विनिमय होता है CO2 और O2 का। आप जानते हो कि CO2 को लेगा और O2 को निकालेगा। तो CO2 को उतना ही लिया जितना O2 को जो है वो जरूरत था, CO2 को उतना ही लिया और उतना ही O2 निकाला जितना कि रिस्पायरेशन में यूज किया जा सके। ठीक है, जितना कि रिस्पायरेशन में यूज किया जाएगा। और इस बिंदु पर कार्बनिक जो भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसका कोई भी शुद्ध उत्पादन जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से यदि आप ऊपर जाते हो या फिर आप नीचे जाते हो तो क्या होगा? तो इस बिंदु से जब आप नीचे जाते हो, ये कंपनसेशन पॉइंट है। इस कंपनसेशन पॉइंट से दो तरीका, या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। तो इस कंपनसेशन पॉइंट से यदि आप नीचे जाते हो तो पौधा जो है वो एक शुद्ध उपभोक्ता के रूप में काम करता है। नीचे जाओगे तो नेट जो है वो उपभोक्ता के रूप में काम करता है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, कंज्यूम कर लेता है टोटल का टोटल। और इससे यदि सीपी से ऊपर जाते हो, तो सीपी से जैसे ही ऊपर जाते हो तो इसमें ऊपर जाने के बाद वो शुद्ध उत्पादक के रूप में काम करता है, प्योर प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है, प्योर प्रोड्यूसर के रूप में जो है वो काम करता है। तो आपको पता है प्लांट जो है वो एक प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है। तो यहां से आपको जो नेट एक्सचेंज है उसके बारे में काफी डिटेल से मैंने बता दिया कि नेट एक्सचेंज जो है वो क्या होता है, संतुलन पॉइंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद फोटोसिंथेटिक कोसेंट की हम बात करें, पहला जो ऑप्शन है, तो यहां से आंसर तो बी हो गया। अब पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक कांस्टेंट। फोटोसिंथेटिक कांस्टेंट जो है वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक कांस्टेंट जो है वो क्या होता है? तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी ऑक्सीजन हमने, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमने इवॉल्व किया और जो भी हमने कंज्यूम किया CO2, हमने मतलब प्लांट ने, इन दोनों का जो रेशियो होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित ऑक्सीजन
जब प्रकाश संश्लेषण आप करते हो तो ऑक्सीजन तो निकलेगा ही, तो जो भी ऑक्सीजन निकला उसका रेशियो क्या आएगा कंज्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया तब हमने इतना ऑक्सीजन निकाला, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही रेशियो फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट है वो कहलाता है। और कंपनसेशन पॉइंट क्या हुआ, तो जितना था उतना ही निकाला, एकदम बराबर जब हो गया, ठीक है, एकदम बराबर जब हो गया तब वो कहलाता है। तो यहां से आपको याद रखना है। तो फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, तो फोटोसिंथेटिक कांस्टेंट होता है जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने कंज्यूम किया और जो हमने ऑक्सीजन को रिलीज किया, इन दोनों का रेशियो होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन कोसेंट आपसे पूछा जाएगा, कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेशन कोसेंट, रेस्पिरेशन जो कोसेंट होता है वो क्या होता है, तो रेस्पिरेशन कोसेंट जो होता है वो रेशियो होता है CO2 का, CO2 इवॉल्व, जो भी CO2 इवॉल्व हुआ है, जो भी CO2 रिलीज हुआ है, उसका जो रेशियो होता है O2 जो कंज्यूम हुआ है उससे, ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ है उससे। तो रेस्पिरेशन कोसेंट जो होता है, जब भी श्वसन के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलता है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में O2 को अंदर लाया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। तो जितना भी CO2 आपने बाहर निकाला और आपने कितना कंज्यूम जो है वो ऑक्सीजन को किया था, इसी के वॉल्यूम को जो है वो रेस्पिरेशन कोसेंट जो है वो कहा जाता है, रेस्पिरेशन कोसेंट कहा जाता है। उसके बाद इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब तुल्यता बिंदु इसको कहा जाता है। इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो कोई एक मतलब एक अनुमापन से ये कोई संबंधित नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सब कुछ केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो उतना ज्यादा मतलब डिटेल में आपको नहीं है, और कुछ मोल से जुड़ा हुआ है, तो जितना है मोल आपने अनुमापन में लिया है ना, उतना ही मोल के रूप में आप जब छोड़ते हो चीजें तो वैसे करके है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं सन प्लांट की, तो सन प्लांट जो होता है वो हायर लाइट को, लाइट की जो इंटेंसिटी होता है उसको जरूरी होता है, तो रिक्वायर हायर इंटेंसिटी टू रीच द कंपनसेशन पॉइंट एट द बिगिनिंग ग्रोथ। आपका जो बिगिनिंग ग्रोथ होता है सन प्लांट के लिए, उसके लिए कंपनसेशन पॉइंट जो है वो हाई होना चाहिए, ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद जो सेडेड प्लांट होता है, छाये में उगने वाले जो पौधे होते हैं, इनमें लो लाइट डेंसिटी रिक्वायरमेंट होती है टू रीच द कंपनसेशन पॉइंट, मेकिंग देम इफिशिएंट इन लो इंटेंसिटी कंडीशन। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कुछ पौधे छाये में क्यों हो जाते हैं, कुछ पौधे जो है वो उनको सनलाइट ही क्यों चाहिए होता है। तो ये ऑल इज रिलेटेड टू कंपनसेशन पॉइंट, कि कंपनसेशन पॉइंट मतलब कितना CO2 आप ले रहे हो, कितना CO2 निकाल रहे हो, श्वसन के समय में कितना आपने O2 लिया और कितना CO2 आपने निकाला, तो यही दोनों जब इक्वल हो जाता है तो कंपनसेशन पॉइंट जो है वो कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे क्या होता है कि नेट लॉस जो है वो बाई माइस का वो लगभग 0 होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। एक फैक्ट मैं बता देता हूँ, उन फैक्ट को ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए, मैं एक्सप्लेन हर चीजों को यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। दो टाइप का प्लांट होता है, एक C4 प्लांट आपने लिखा, C4 प्लांट्स, और मैं एक लिख रहा हूँ C3 प्लांट। C3 प्लांट्स, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, C4 और C3, एक टाइप्स होते हैं प्लांट के। तो यहाँ पे यदि हम कंपनसेशन पॉइंट का आपसे पूछ लिया जाए कि किसका कंपनसेशन पॉइंट कम होता है, किसका कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा होता है, तो C4 प्लांट जो होता है उसका जो कंपनसेशन पॉइंट होता है वो लोअर देन होता है C3 प्लांट का। तो C3 प्लांट का जो कंपनसेशन पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, कंपनसेशन पॉइंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो ये जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के बारे में बात करता है। तो C4 प्लांट हैव मच लोअर CO2 कंपनसेशन पॉइंट देन C3 प्लांट्स, तो ये भी आपको याद रखना है कंपनसेशन पॉइंट के बारे में, कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान ये होना चाहिए। तो ये रहा पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने काफी डिटेल से सारे जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। तो इसका पार्ट नंबर 3 आपको जल्दी ही आएगा, मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को।
यदि आपको थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियोस जो है वो जल्दी जल्दी आएंगे। ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो इसी तरह से लेंथ जो है वो उनका लंबा होगा। 3 से 4 क्वेश्चन करने में 1 आवर तो चला ही जाएगा। तो इतना जब मैं करूंगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस एक आएगा, आप कभी भी क्लियर कर सकते हो चीजों को। आपको किसी भी टाइप का कितना भी हार्ड सवाल क्यों ना कर दिया जाए, आपको जब एक बार कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा तो हर चीजों को आप सॉल्व करने में एलिजिबल हो गए। तो बाकी आपका क्या सुझाव है आप मुझे बताइए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।